नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अब तक आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कराऊंगा आपको। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी बीच में एक्ट आए हैं और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं, आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वो आरओ एआरओ में हो या फिर यूपी पीसीएस में पूछे गए हों, यूपी पीसीएस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पूछे गए प्रश्न हों, उन सब का समायोजन आपको इन लेक्चर्स में। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? अखिल भारतीय संघ ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2012 और 2013। ये 2 वर्ष लगातार आया है। अखिल भारतीय संघ ये किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित हुआ था? ये हुआ था अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसमें कहा गया था, आप इसको थोड़ा और डिटेल में जान लो। इसमें कहा गया था कि भारतीय संघ निर्माण संबंधी इसमें प्रावधान दिए गए थे। ठीक है। और इसमें भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। किनसे निर्माण होगा? तो ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, ब्रिटिश उस समय प्रांत थे। ठीक है। और देशी रियासतें थीं, देशी रियासतें। और साथ ही साथ इसमें थे, उस समय भारत में थे कमिश्नरी प्रांत। ठीक है। तो इन सब को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण होना था, वो भी अखिल भारतीय संघ का। ठीक है। लेकिन देशी रियासतों को इसमें छूट दी गई थी कि आप या तो शामिल हो या शामिल ना हो, यानी इनको ऐच्छिक रखा गया था, देशी रियासतों को। अब ऐसी स्थिति में जो संघ निर्माण की प्रक्रिया थी वो फेल हो गई थी। तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा आया था? ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है ये। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अब यहां से आप दो तीन बातें जानो। जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसमें ये जो अधिनियम है उसमें कई धाराएं थीं। ये काफी बड़ा अधिनियम है और भारत के संविधान में इसकी बहुत बड़ी छाप देखने को मिलती है इस अधिनियम की। और साथ ही साथ कुछ इसमें अनुसूचियां थीं। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें धाराएं कितनी थीं? 321। और अनुसूचियां कितनी थीं? 10। ठीक है। इसी अधिनियम में समवर्ती सूची का भी प्रावधान था। समवर्ती सूची। साथ ही साथ इसी में संघ सूची का भी प्रावधान था और अ, राज्य सूची का भी प्रावधान था। ठीक है। और अवशिष्ट जो भी बची शक्तियां थीं, वो अवशिष्ट शक्तियां थीं, इनका भी प्रावधान था यहाँ। अच्छा, समवर्ती सूची में 1935 का जो अधिनियम था उसमें कितने विषय थे? ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो समवर्ती सूची थी उसमें थे 36 विषय। संघ सूची में कितने थे? 59 विषय। और राज्य सूची में थे 54 विषय। और जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, यानी जो कुछ बची हुई शक्तियां थीं, उन शक्तियों को डाल दिया गया था किसके खाते में? गवर्नर जनरल के खाते में। गवर्नर जनरल आप कहो या फिर वायस राय के खाते में। ठीक है। तो गवर्नर जनरल भी ऑप्शन में हो सकता है और वायस राय भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आप यहां से देख लो, अवशिष्ट शक्तियां किसके खाते में डाली गई थी? वो थी गवर्नर जनरल। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी? आपसे ये पूछा गया है। तो ये कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ठीक है। 1935 कोई है ऑप्शन में? भारत शासन तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जो 1935 का अधिनियम है इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करना। ये आप इसको एक रिवीजन के तौर पर भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। और
यदि आपको इसकी डिटेल में इसको पढ़ना हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं अधिनियम का एक डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊंगा। तो 1935 में और क्या क्या प्रावधान थे? आरबीआई साख में नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ एक एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, जिसका जो अध्यक्ष था, जो पहला इसका चीफ जस्टिस था, वो उसका नाम भी आपसे पूछा गया है। इसका नाम था मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ जो प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था वो हटा दिया गया, और प्रांतों से हटा के कहाँ लगाया गया? केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे। और द्वैध शासन से आशय क्या होता है? द्वैध शासन से आशय होता है जो विषय होते हैं ना हमारे, अ, विषय, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। तो यहाँ जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे हटा के क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया? यही है 1935। और केंद्र में द्वैध शासन लागू किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1935। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उन उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को जो भारत से अलग किया गया था वो है भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? अगर आपसे ये पूछे तो सन होगा 1937। देखो, किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया तो 35 होगा, कब अलग किया गया तो 1937 होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। ठीक, अब ये जो अधिनियम था इसमें प्रस्तावना का अभाव था। ये जो अधिनियम था इसमें था प्रस्तावना का अभाव। और फिर इस अधिनियम में किस अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ा गया? वो है भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919। इस अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो चौथे का सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या उल्लिखित था? ये 1992 में पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शनल में। ठीक है, तो यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन सारे होंगे। प्रांतीय स्वायत्तता, इस 1935 के अधिनियम में क्या उल्लिखित था? प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था और संघीय व्यवस्था भी थी। तो यहाँ हमारे तीनों सही हो जाएंगे। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया था, जो द्वैध शासन लगा था प्रांतों में, प्रांतों में जो द्वैध शासन था, ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, प्रांतों में लगे द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में क्या हुआ था? जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग, साथ ही साथ महिला वर्ग, ठीक है, और मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग, इन तीनों वर्गों को अलग से, अलग से अ, इन तीनों के लिए निर्वाचन व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो आप देख सकते हो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लक्षण भी इस अधिनियम में देखने को मिलते हैं। संघीय व्यवस्था में अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, तो ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ये आधारित था मॉर्लेमेंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1909 का एक अधिनियम आया, इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, या फिर इसी को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919। ठीक है, 1900 माफ कीजिएगा, ये 1909 होगा।
ठीक है। 1919 का एक अधिनियम आया, इसे कहा गया भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919, ठीक। या इसे ही कहा गया मार्ले सॉरी मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक। तो आपसे पूछा जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1919 में। ये मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था? मॉन्टेग्यू था उस समय का भारत सचिव, ये था भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड था उस समय वायसराय। और यही स्थिति यहां भी थी, मार्ले भारत सचिव था और मिंटो था वायसराय, ठीक है। क्लियर है बात? और ये जो एक लिखा है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, ये कब आया था? रैमजे मैकडोनाल्ड आया था, अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 को। ये भी आप ध्यान रखो, 16 अगस्त 1932। और ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है, ये कौन था? ये उस समय था ब्रिटेन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, है ना। इसी के कहने पर यहाँ पर पूरा बवाल हो गया था। कम्युनल अवार्ड, इसी को कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो खैर ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और जब वो शुरू करेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा का प्रथम सत्र ये कब शुरू हुआ? संविधान सभा का पहला जो सत्र है वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। और इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और ये अस्थाई थे। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को एक और बैठक होगी, तो उसमें सच्चिदानंद साहब को हटा दिया जाएगा और फिर एक स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। इनको दरअसल ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इनको सम्मान देने के लिए किया गया था ये सब, क्योंकि फ्रांस की परंपरा को हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हाँ, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? गवर्नर जनरल का पद पहली बार कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? आपसे ये पूछा है, तो आप देख लीजिए। इसमें यहां पर आप देखिए पहले, गवर्नर जनरल का पद, ठीक है, सबसे पहले होता था बंगाल का गवर्नर, ठीक। आप इसको नोट करते जाइए या फिर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल का गवर्नर क्या बना? बंगाल का गवर्नर क्या बना था? गवर्नर, क्या लिख दिया मैंने, अ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अच्छा, गवर्नर ऑफ बंगाल, ध्यान देना, यहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये जनरल शब्द केवल जोड़ा गया है। प्रश्न ये उठता है कि ये परिवर्तन किस अधिनियम में हुआ था? ध्यान रहे, ये जो परिवर्तन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखो, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इसको इधर ले आओ। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको इधर लाओ। और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा था भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये परिवर्तन कब हुआ? किस एक्ट में हुआ? ये परिवर्तन हुआ था चार्टर अधिनियम, अधिनियम या चार्टर एक्ट, कब? किस वर्ष? 1833, ठीक है। देखो, दो बातें आपको बताई, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, केवल जनरल शब्द जुड़ा है, ये कब हुआ? 1773 में। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया? 1833 में। अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल है, इसको उठा के इधर ले आओ, भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर है बात? ये बन चुका था, भारत का गवर्नर जनरल है, ध्यान देना, ठीक। ये बन गया था भारत का वायसराय। ये कब बना? ये कब परिवर्तन आया? ये परिवर्तन आया था भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1858,
1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में वो समाप्त कर दिया गया था। 1858 में भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया था भारत का वायसराय। फिर से देखो, उस वायसराय को उठा के इधर ले आओ। भारत का वायसराय, ठीक। भारत का वायसराय फिर से बन चुका था गवर्नर जनरल। अब ये कब बना? अब ये बना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947 में। तो ये मेजर चार हैं पद, ठीक। इनको आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम में कौन सा पद क्या बन चुका था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन में। गवर्नर जनरल का पद पहली बार कब सृजित हुआ, से ये पूछा है। गवर्नर जनरल पहली बार कब बना था? काहे का गवर्नर जनरल, भारत का या फिर बंगाल का? ये कुछ बोला नहीं इसने। तो फिर आप यहाँ पर इसको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट मान के ही चलिए, क्योंकि पहली बार आपसे पूछा है तो पहली बार बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। और वैसे भी 1833 वाला ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। आंसर हो जाएगा 1773, क्योंकि गवर्नर जनरल का पहली बार पद सृजित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में, और वो बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो इधर आ जाओ, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये भारत का गवर्नर जनरल कब बन रहा है? 1833 में। आंसर हो जाएगा 1833, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। ये पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। जो अब देखो इसमें, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट 1773, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। उस समय जब ये भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ ये था, और इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, इस यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका उस समय अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर वाइट चेस्टर और निमित्ज करके कुछ तीन जजेस भी थे, और एक इसका अध्यक्ष था। अध्यक्ष हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसी को याद रखिए, बाकी को आप छोड़ो, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष कौन था सुप्रीम कोर्ट का? इसका नाम था सर एलिजाह इम्पे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी, 1937 में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? मैं अगर पूछूं कि संघीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन था, चीफ जज कौन था, तो आप बताओगे मॉरिस गोयर, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हाँ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखो, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, भारत शासन अधिनियम 1909 कहें हम, तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी। ध्यान दें, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी क्या? हाँ, हुई थी। इसमें जो निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, वो 16 से बढ़ा के 60 कर दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, जो परिषद थी, परिषद चाहे वो केंद्रीय परिषद हो या फिर प्रांतीय, तो इसमें जो सरकारी सदस्य थे उनका बहुमत होता था, ठीक है। अब इसमें आप ऑप्शन पढ़ लो। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत था, बिल्कुल था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, तो सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन की बात इसी अधिनियम में तो की गई थी। यही अधिनियम था, इसी अधिनियम में जो ये वायस राय है मिंटो, मिंटो, ठीक है। मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता, ठीक। या हम कहें फादर ऑफ इलेक्टोरल
इलेक्टोरल, इलेक्टोरल नहीं, यहाँ पर आप लिख लो कम्युनल इलेक्टोरेट, ऐसे, कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। तो इसका इसे पिता कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम ऐसे नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। तो ये शब्द, ये वाक्य भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब मिंटो ने कहा है। तो मिंटो और मार्ले उस समय था भारत सचिव। इन दोनों ने जो सुधार लाया था 1909 में, उसे ही कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और उसी में ही सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन को भी जोड़ा गया था। तो ये तीनों सही हैं। अब आ जाओ चौथे में। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया था। जी नहीं, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया था। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। ऊपर के तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड, ध्यान दें, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसकी बात हो रही है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। फिर से समझो, क्वेश्चन में आपसे केवल इतना पूछा है कि ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामले देखती थी। आपसे इतना पूछा गया है, तो बता दीजिए आप कौन सा है। ये एक अधिनियम आया था, 1784 का वक्त था, दौर था, और अधिनियम था, इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट कौन था? इसका नाम है विलियम पिट द यंगर। ये उस समय था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और इसी के अगुवाई में पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में भारत में। ठीक है। और इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। तो आंसर होगा 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और है, मैं अगर लिखूं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बता सकते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ये दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना ये हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, ध्यान रखिएगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। आप एक बात समझो, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये कंपनी के व्यापारिक मामले देखता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सृजित किया गया था, ये कंपनी के राजस्व मामले देखता था। और यहीं से आप देख पा रहे हो, यहीं से शुरुआत, यहीं से एक नींव पड़ती है, वो पड़ती है द्वैध शासन की। द्वैध शासन की नींव यहीं से ली जाती है। तो इसको, अ, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक पॉलिटी को एक डिटेल वे में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1784। नेक्स्ट देखो, ब्रिट ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, कौन सा अधिनियम है? वो अधिनियम आप देख लो। ने एक अधिनियम का नाम सुना होगा, चार्टर्स की श्रृंखला आई थी, शायद आपने अगर पढ़ा हो तो। उसी में से एक चार्टर है, चार्टर अधिनियम, अधिनियम 1813। इसमें क्या कहा गया था? इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। सबसे पहली बात, चार्टर अधिनियम 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साफ साफ हिदायत दी थी और कहा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार, अधिकार नहीं, आप एकाधिकार कहिए तो बात ज्यादा जमेगी, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, पहली बात इसमें कही गई। लेकिन इसमें कुछ अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत दे दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था, ठीक है, आप चीन के साथ अपना एकाधिकार जमा के रखिए और चाय पर एकाधिकार आप जमा के रखिए।
यहां से जो ये इन जो दो क्षेत्रों में एकाधिकार था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी जगह एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, यानी ब्रिटेन से और भी कंपनियां भारत में आने लगी थी। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या कही गई? दूसरी बात इसमें कही गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट जो भारत के लिए ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत जाएंगे। ठीक है, भारत आएंगे। और तीसरी सबसे खास बात की गई थी कि भारत में शिक्षा और साहित्य, कला, संस्कृति का अगर विकास करना है तो फिर इन पर यानी शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसमें ये सारी बातें कही गई हैं, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 1813 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की भी वृद्धि हुई थी? विधि सदस्य की वृद्धि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो अधिनियम था चार्टर अधिनियम अधिनियम 1833। ठीक, चार्टर अधिनियम 1833। अच्छा, 1833 में केवल विधि सदस्य की ही बात नहीं हुई थी, इसमें और भी कई सारी बातें हुई थी। जैसे हम अगर बात करें, इससे पहले हमने देखा था चार्टर अधिनियम 1813। 20-20 साल बाद सारे चार्टर आ रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, अ, इसमें देखो 1813 में आया था, फिर आया 1833, फिर 53 में। ठीक है, और इसके बाद फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इसके बाद फिर 1857 की क्रांति होगी, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो 20-20 वर्ष बाद ये अधिनियम आ रहे थे, वो सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो अब इसमें चार्टर अधिनियम 1833 में क्या कहा गया, इसमें देखो जरा। अ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो चीन और चाय के साथ था अभी तक। अब 1833 जो 20 साल बाद चार्टर अधिनियम आया है, उसमें कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त। यानी अब चीन और चाय के साथ भी आप एकाधिकार नहीं रखोगे। ठीक है, सबको मौका दो। दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात इसमें कही गई, एक विधि आयोग, विधि आयोग बना था इसी अधिनियम के तहत 1834 में। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, विधि आयोग क्यों बना? तो इसकी आवश्यकता पड़ी ताकि कानूनों को संहिताबद्ध किया जा सके। और फिर तीसरी बात क्या हुई? जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, की नियुक्ति की गई। और ये जो सदस्य था, इसका नाम था, पहला जो सदस्य था विधि सदस्य के रूप में आया था, उसका नाम था मैकाले। ठीक है, ये पहला विधि सदस्य था। ठीक, तो अब यहां से आप देख लो, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य कब आया था? ये आया था कौन से अधिनियम में? 1833। कहाँ है? ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? एक 1784 दौर था, इसमें एक एक्ट आया था, आपने नाम सुना होगा, इट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अ, वाणिज्यिक वाणिज्यिक कार्य और जो इसके राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये दोनों ही कार्य अलग अलग हो गए थे। तो ये किस अधिनियम के द्वारा ये सब हुआ था? ये सब हुआ था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। आंसर तो है ही नहीं, ये भी गलत है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य हैं, ये किस एक्ट के द्वारा अलग हुए थे? ये हुए थे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। एक आपने अधिनियम, अगर आपने पढ़े होंगे तो एक अधिनियम आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है भारत परिषद अधिनियम
अधिनियम 1861। ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। तो इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा यह गया था कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1861 में कहा गया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। अब वही बात यहां पर कह रहा है, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया गया था। कब से? वो है 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, या हम कहें भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें जब ये कहा गया, एक बात इसको आप और समझ लो, जब इसमें यह कहा गया कि भारतीयों को शामिल किया जाए, तो सबसे पहले 3 भारतीय शामिल किए गए थे। कौन कौन से? आ जाओ देख लेते हैं। एक थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, इनका नाम था नारायण सिंह, नारायण सिंह। ठीक है। और दूसरे कौन थे? एक थे पटियाला के राजा, पटियाला के राजा, इनका नाम क्या था? इनका नाम था महेंद्र सिंह। बात समझ पा रहे हो? और एक जनाब और थे, इनका नाम था सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग पहले, सबसे पहले शामिल हुए थे। ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें था, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। हाँ, 1861 में ये दिया गया था। ठीक है। और ये जो अध्यादेश जारी करता था, इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि आपसे पूछी गई है। इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती थी? ये अवधि होती थी 6 माह। आप इसको याद करिए, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, अभी नहीं दिया गया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। तो उपरोक्त में से ये पहला वाला यहां सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 1858 अधिनियम को। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस में पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, 2011 में। तो जो ऑप्शनल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको ही कभी कभी हमारे मेंस में, यूपीपीसीएस में, या फिर यूपीपीसीएस प्री, या फिर यूपीपीसीएस अन्य जो एग्जाम्स कराता है, वहां पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पर भी हमारी नजर बनी रहे। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? 1858 के अधिनियम को। तो ये जो 1858 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। इसमें किया क्या गया था? इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसे समाप्त कर दिया गया था। और इस अधिनियम में नई बात क्या थी? नई बात यह थी कि भारत का जो शासन था, भारत का जो शासन था, वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। बात समझ पा रहे हो आप? वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। और यही अधिनियम है, इसी अधिनियम के द्वारा एक बात और कही गई थी। इसी अधिनियम में भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी, की नियुक्ति हुई थी। और भारत सचिव की सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति या परिषद का भी गठन किया गया था। ये 15 है। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं पहली बार प्रारंभ हुई थी? प्रतिनिधि संस्थाओं की बात हो रही है, तो आपने एक अधिनियम सुना होगा 1861 का, इंडिया काउंसिल एक्ट। 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक। तो भारत परिषद अधिनियम में क्या कहा गया था? क्या बता सकते हो आप? भारत परिषद अधिनियम 1861 में कहा गया था कि जो कानून है, कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, शामिल किया जाए। अब यहां से प्रतिनिधि व्यवस्था का भी उदय होगा, और प्रतिनिधि संस्थाएं भी अस्तित्व में आएंगी। ये हालांकि जो भारतीय प्रतिनिधि होते थे, ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में काम करते थे, गैर सरकारी। ठीक है।
ये गैर सरकारी सदस्य ही होते थे। और आपको पता होगा इसमें सबसे पहले 3 भारतीयों को चुना गया था। मैंने उन तीनों का आपको नाम भी बताया था, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और एक राव करके थे, सरदिनकर राव, है ना? ये सारी बातें आप ध्यान रखो। तो प्रतिनिधि संस्थाओं को पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? 1861 भारत परिषद अधिनियम, ये होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ये कौन है? ये है 1909। 1909 भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। ये इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है? 1909। ये मार्ले मिंटो सुधार है या आपको भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है? एक ये जो मिंटो है, इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। इसने कहा था कि मैं ऐसे सांप के दांत बो रहा हूं जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। ये भी मैंने बताया था आपको, है ना? और मिंटो को क्या कहा जाता है, बता सकते हो? मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन निर्वाचन का पिता, ठीक है? इसे कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक और है, 1919 में आया था। ये भी आपसे ईयर पूछा जाता है। मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार भी याद रखिएगा, ठीक है? वो कब आया था? 1919 में। तो उसमें जो भी प्रावधान है उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत के लिए जो उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ था, वो हुआ था भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1919 में। इसमें भारत के लिए एक लंदन में कार्यालय खोला गया था, और ये था भारत के लिए, ठीक है? भारत के लिए। और इसी को लंदन में जो कार्यालय था, ये था भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय। तो याद रखिएगा, ये जो कार्यालय था ये कहाँ था? लंदन में। और भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय किस अधिनियम के द्वारा खोला गया था? 1919 में। बात समझ पा रहे हो आप? 1919 के अधिनियम के द्वारा बहुत सारी बातें की गई, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी गठन किया गया। कब? 1926 में। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आंसर होगा 1919 का अधिनियम। कब हुआ था? 1926 में, ठीक है? और एक सबसे खास बात जो इस अधिनियम में आपको याद रखनी है, वो ये है, एक बजट होता है, बजट। इस बजट को पहले केंद्र सरकार ही पेश करती थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, या हम कहें राज्य बजट को केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया। यानी अब राज्यों को भी ये स्वायत्तता दी गई थी कि वो अपना बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा, वो उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनात्मक विधायिका लाया? कौन सा अधिनियम है जो द्विसदनात्मक विधायिका लाया था? ये आपने पढ़ा है अभी अभी, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1919, ठीक है? भारत शासन अधिनियम 1919 में बहुत सारी बातें की गई थी। जैसे हम नंबर एक की बात करें, इसमें कहा गया था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है, जो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया है, जो द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन, उसे चालू किया जाए, ठीक है? तो प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, ठीक? अर्थात प्रांतों में जो विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित विषय में, यानी दो भागों में बांट दिया गया था। और इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1919 में कहा गया कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की जाए, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का अस्तित्व तो अब आने ही वाला था, यानी कि आज आ ही चुका था इस अधिनियम में, ठीक है? और तीसरी बात कही गई थी, जो प्रांत थे वहां पर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था वो शुरू हो गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू कर दी गई। और इसमें क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1919 में, इसमें जो भारत सचिव होता था, जो भारत सचिव, आपने देखा होगा 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत स्वतंत्रता, नहीं नहीं, भारत शासन अ, अधिनियम,
1858, उसमें जो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था, तो वही भारत सचिव अब कैग की नियुक्ति करेगा। तो ये सारे के सारे प्रावधान किए गए थे 1919 में। ठीक है। तो इसमें द्विसदनीय विधायिका कब लाई गई थी? 1919 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड प्रस्ताव था, वो कहता था प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण हो। प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण हो, हाँ ये तो सही लग रहा है। प्रांतीय विधान सभा को पूर्ण शक्ति नहीं थी, और शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण नहीं होता। केंद्र में भी कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं थी, ये भी गलत है, तो यही सही होगा इसमें। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण स्थापित था। ये यूपीपीसीएस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में आया है 1997 में। तो ये जितने भी पुराने क्वेश्चंस हो जाते हैं ऑप्शनल के, वो फिर हमारे आयोग द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। कौन सी बातें थीं? 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें थीं? आप देखो जरा यहाँ, प्रशासन, ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, हाँ ये तो था। चूंकि आपने देखा होगा जो वायस राय, अगर इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा 1919 के अधिनियम को, तो आपने पढ़ा होगा जो वायसराय था, वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद भी थी। बोलो भाई। और इस परिषद में टोटल 6 सदस्य होते थे। और इसी अधिनियम में कहा गया था कि ये जो 6 सदस्य हैं, इनको, इनमें से जो 3 सदस्य होंगे, ये 3 सदस्य होंगे भारतीय। ठीक है। तो इसमें भारतीयों का संपर्क भी बढ़ाया जा रहा था, इससे सिद्ध होता है 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। तो ठीक है। अच्छा, इन 6 सदस्यों में से एक पद था कमांडर इन चीफ का, उसमें भारत के सदस्य की नियुक्ति नहीं होती थी। 6 सदस्यों में से एक पद था, आप देख लो, इसका नाम था कमांडर इन चीफ। इस पद पर भारत के किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो आपसे अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट लिखा है, स्वशासन, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। स्वशासन की भी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, तो इसमें भी आपने देखा होगा द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आए थे, है ना? तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? आप देखो, ये पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है ऑप्शनल में, तो यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो देखो, 20 अगस्त 1917 ये सुधार आए थे, और सुधारों की घोषणा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है। ये मॉन्टेग्यू कौन था? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये भारत सचिव था। अच्छा, इसी घोषणा में कहा गया था कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित, ध्यान देना, स्वशासित संस्थाओं का विकास करना है, विकास करना है। ठीक है। जिससे भारत में एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। क्लियर है बात? तो 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाएगा? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है। और इसी के बाद ये जब मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में आई थी, और इसके बाद 8 जुलाई, ये हमारे परीक्षाओं में डेट्स पूछी जाती हैं, 8 जुलाई 1918 को इसी घोषणा की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक है। रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो यहां से एक हमारे एग्जाम में प्रश्न बड़ा शानदार बनता है। ये बनता है कि जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट को सूर्य विहीन, सूर्य विहीन उषा काल, उषा काल, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ये डायलॉग हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जो ये मॉन्टेग्यू घोषणा की रिपोर्ट थी, इसे कहा था सूर्य विहीन उषा काल।
अच्छा, इस रिपोर्ट का बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया था। आपको पता होगा कांग्रेस में उदारवादी भी थे, नरमपंथी भी थे, गरमपंथी भी थे। तो जो नरमपंथी थे, उन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन भी किया था। उनमें से एक शख्स थे जिनका नाम है, आपने सुना होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसका समर्थन किया था। और 17 अगस्त की तारीख थी, 1918 वर्ष था। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उदारवादी संघ की भी स्थापना की थी। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 30 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन है जो एक सही है? पॉलिटिकल साइंस 2009 में पूछा गया है आयोग द्वारा। ऑप्शन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था वो 1928 में किया था। ठीक है, अर्थात नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनी थी, इसने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया था। ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार की बात ही नहीं की गई थी, गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, जी नहीं। यहां तो लिखित संविधान की बात की गई थी। लिखित संविधान की बात क्रिप्स मिशन में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन शासन, ये थोड़ी एरर्स हैं, इनको आप अ, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, 1935 में कौन सा यहाँ अवयव, ये जो दिए गए हैं चार विकल्प, इनमें शामिल नहीं था? आपसे वो पूछा गया है। देश के लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान, ये 1935 में नहीं था, ध्यान दीजिए। विधानमंडल, अच्छा ये लिखित संविधान था किसमें? अभी मैंने बताया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में लिखित संविधान की बात की गई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्रिप्स मिशन है, इसमें संविधान निर्माण की बात की गई थी। संविधान निर्माण, मैं पूछूं कि क्रिप्स मिशन कब आया था, क्या बता सकते हो तारीख? 23 मार्च 1942। ठीक है, इसी मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये भी था, 1935 में व्यवस्था की गई थी। एक संघ की योजना पर विचार किया गया था, ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेशन किया जाना था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें यही गलत हो जाएगा पहला, इसमें लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी 1935 के अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया अधिकार पत्र कहा था? दासता का नया अधिकार पत्र कहा, किसने कहा था? ये कहा था जवाहर लाल नेहरू साहब ने। ठीक है, अच्छा तो आंसर तो हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1935 अधिनियम को लेकर, ये जो 1935 का अधिनियम है, इसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था। ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक शख्स थे, उन्होंने कहा था, यह एक ऐसा, ये डायलॉग पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यह एक ऐसा मोटर कार है जिसमें, यह एक ऐसा मोटर कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये दोनों बातें, दास्ता का नया अधिकार पत्र भी किसने कहा? नेहरू साहब ने। और ये किसने कहा इस अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को, एक ऐसा मोटर कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये भी नेहरू साहब ने कहा। इसे 1935 का जो अधिनियम था, इसे सड़ा हुआ अधिनियम किसने कहा? ये कहा था जिन्ना ने। ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखो। इस अधिनियम को किसने कहा था कि यह अधिनियम द्वैध शासन से भी बुरा है? ये किसने कहा था? ये कहा था सी राज गोपालाचारी, गोपालाचारी ने। तो ये कोट्स आप याद रखिए, ये हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है,
कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 की बात हो रही है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो फैक्चुअल डेटा हैं, डेट्स पूछी जाती हैं। कौन-कौन सी हैं जरा इनको देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें 1947 एक्ट की, ठीक है? तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम कब पेश हुआ और कब पारित हुआ। ये 2 डेट्स आप बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। जो ये पेश हुआ था वो हुआ था 4 जुलाई 1947 में और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम संसद से कब पारित हो गया था वो हो गया था 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, यहां से तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18 जुलाई 1947। क्लियर है बात। अच्छा, कुछ डेट्स हैं जो हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती हैं या उनका सीक्वेंस लगाने के लिए बोला जाता है कि इनका सही क्रम सजाइए, पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई। ये बातें आप ध्यान रखिए। जैसे मैं लिख रहा हूं कि सीधी या आपने नाम सुना होगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 अगस्त 1946। मैं आपसे कहूं कि अंतरिम अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? हुआ था 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ एटली की घोषणा कब हुई थी? एटली क्लेमेंट एटली की घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1946 में। और एक डेट और याद रखो, माउंट बेटन माउंट बेटन योजना ये कब आई थी? ये आई थी 3 जून 1947 में। तो ये डेट्स हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ करनी है। कुछ ऐसी डेट्स हैं लगभग 50-60 जो आपको एक टेबल बना लेनी है। वहां आप केवल और केवल डेट्स को रखिए और उनका बार बार रिवीजन करो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारत का जो संविधान है वो बड़ा क्यों है? ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। देखो, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। तो बिल्कुल है, बहुत सारे संविधानों को पढ़ा गया था, इसके बाद हमारे भारत का संविधान बना है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, बिल्कुल एक एक आर्टिकल को बहुत इलेबोरेट करके लिखा गया है, काफी विस्तार दिया गया है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, बिल्कुल जी हाँ। और इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो इसमें ये सारे सही हैं। दरअसल हुआ क्या था, 1997 में जो आयोग ने परीक्षा ली थी उसमें इस प्रश्न को उसने जांच से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो इसमें सभी लगभग सही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 32, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार अभी मैंने बोला था 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, क्या आपको पता है कि ये जो अंतरिम सरकार थी इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 12। ठीक है, और ये जब सरकार का 2 सितंबर 1946 में गठन हो गया था तो बाद में वही 26 अक्टूबर 1946 के आसपास, पहले इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे, बाद में 26 अक्टूबर 1946 में 5 मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ 12 थे, यहाँ से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था, 3 लोगों ने इस्तीफा दिया तो हो गए 9 और फिर 5 और बढ़ गए थे तो हो गए थे 14। यानी टोटल जो मेंबर्स हो गए थे वो हो गए थे 14। ठीक है, अब इसमें जो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सितंबर 1946। और ये जो 14 मेंबर्स थे इनके विभाग पूछे जाते हैं, तो जरा देख लेते हैं। कुछ कई विभाग पूछे जाते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको कौन सा विभाग मिला था? ये थे कार्यकारिणी। यहाँ अंतरिम सरकार की बात हो रही है, अंतरिम सरकार। ठीक है, ये थे कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। और साथ ही साथ या आप कई कई किताबों में एक शब्द मिलता है उपराष्ट्रपति, है ना? तो जवाहरलाल नेहरू को उस समय अंतरिम सरकार में बनाया गया था।
और इसमें पटेल साहब भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? गृह, सूचना और प्रसारण, ये मंत्रालय इनको दिया गया था। एक थे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, इनको दिया गया था रक्षा विभाग। ठीक है। और एक शख्स थे, इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद खा गया, यानी कि खाद्य और कृषि मामले, इनको राजेंद्र प्रसाद साहब को दिए गए थे, है ना। और इसी में एक और थे, इनका नाम था अरुणा आसफ अली। इनको क्या दिया गया था? अरुणा आसफ अली को ये रेलवे विभाग इनको दिया गया था। ठीक है। और गोपालाचारी सी राज गोपालाचारी को मिला था अ, शिक्षा शिक्षा विभाग। और मुस्लिम लीग का एक सदस्य था जिसका नाम था लियाकत लियाकत अली, इसको मिला था वित्त विभाग। तो ये सारे विभाग हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो 14 सदस्य, पहले 12 थे, फिर 3 कम हो गए, 9 बचे, और 5 मुस्लिम लीग के आ गए, टोटल हो गए 14। इन 14 सदस्यों में कम्युनिटी वाइज अगर हम देखें तो 6 कांग्रेस के थे। ठीक है। और 5 थे मुस्लिम लीग के। और इसमें से 6 5 11 12 13 और ये 14, एक सदस्य था सिख, एक सदस्य ईसाई था, और एक सदस्य था पारसी। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 32 का मैंने बता दिया है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। लखनऊ समझौता, सबसे पहले सबसे जो सरल है उसको मिला लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916। अब देखो सी का दूसरा कोई है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा आंसर जो होगा ये ये तो होगा नहीं, या तो 2 होगा और या फिर 4 होगा। अब आओ आगे, 1935 में था प्रांतीय स्वायत्तता, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 कहाँ है? ये है बी का 4, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। चौथा सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3। अब कहाँ गया ए? 1909, इसका हो जाएगा। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है। और रहा अब ये 1919, तो फिर इसका हो जाएगा द्विशासन पद्धति का प्रारंभ। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखो, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन, ये सब पता होगा, काफी इजी है, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, माउंट बेटन योजना आधार बनी किसकी? माउंट बेटन माउंट बेटन योजना, इसे कहा गया मन बाटन योजना। क्यों? क्योंकि इसने कराया था देश का विभाजन। बात समझ पा रहे हो? माउंट बेटन से 2 3 बातें पूछी जाती हैं, एग्जैक्ट डेट इसको आप याद रखिए। माउंट बेटन योजना ये कब आई? सबसे पहली डेट 3 जून, 3 जून 1947। ठीक है। और ये जो माउंट बेटन था, ये भारत कब आया? ये आपसे पूछा जाए भारत कब आया, तो आया था 24 मार्च 1947 को। ये भारत तो आ गया, फिर ये गांधी जी से पहली बार कब मिला? गांधी जी से मिला कब? ये भी डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी से जो मिलता था, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होता था। तो गांधी जी से कब मिला था? ये 31 मार्च 1947 में। ये 3 डेट्स आप याद रखो। पहली, माउंट बेटन योजना कब आई, ये बंदा भारत कब आया था? 24 मार्च को। और फिर ये 31 मार्च को मिला था गांधी जी से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ, मिला लो भाई। 1935 को उठाओ जरा, यही सरल लग रहा है इसमें। 1935 में क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। तो डी का हो जाएगा 2। डी का 2, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये दोनों हमारे गलत हो गए। अब देखो, द्विसदनात्मक गैर सरकारी प्रश्न पूछने का अधिकार हमें मिला था 1892 में, तो ए का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा 3, ये वाला सही है, ये गलत हो गया, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अब बी का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4।
1909 में प्रांतीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारियों का बहुमत था। और सी का हो जाएगा ए। 1919 में जो द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान था। ठीक है, क्लियर बात। अ, अब इसमें देखो जरा, 1892 का जो एक्ट है उसमें हमें प्रश्न पूछने का अधिकार था। प्रश्न पूछने का अधिकार, ये हमें 1892 के अधिनियम में दिया गया था। बजट पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया था। और साथ ही साथ बजट पर बहस करने का अधिकार भी हमें 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप ध्यान रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस आयोग में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखो, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और आप इनको पढ़िए और इन विकल्पों में बताइए कि कौन सा सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आर्थिक, आप डीपीएस भी पढ़िए, उसमें आर्थिक आवश्यकताओं की को भी बल दिया जाता है। हालांकि वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति की बात वहां की गई है। वेतन की बात की गई है, पर्यावरण की बात करी गई है भारत के मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, है ना। अच्छा, बी में आओ। इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। ग्रहीत का हो या इसको उधार का थैला भी कहा जाता है। शायद अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी को डीप में, तो इसमें उधार का इसको थैला भी कहा जाता है ना। तो यहां से ऑप्शन देखो जरा कौन सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए आर का स्पष्टीकरण भी पूछ रहा है, जरा देखो स्पष्टीकरण में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको उधार का थैला कहा जाता है, बिल्कुल गलत हो गया है। तो स्पष्टीकरण है ही नहीं सही, तो यही सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ राज्य में शामिल नहीं हुए थे। यही सही लग रहा है। भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था, नहीं। वायसराय ने इस उसके पुनरावलोकन की संस्तुति की थी, बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया था, ये भी गलत है। तो यही सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। ये जो प्रस्ताव है ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव से आशय है उद्देश्य प्रस्ताव, बात समझो, या फिर हम कहें उद्देशिका। ठीक है, और ये जो उद्देशिका है, यहां से आप दो प्रश्न याद रखो। सबसे पहला प्रश्न, उद्देशिका को प्रस्तुत कब किया गया और उद्देशिका को पारित कब किया गया। ये दो डेट्स आपके लिए काफी, हाँ, अनिवार्य हैं। प्रस्तुत कब किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1947, नहीं 46 है। ठीक है, और पारित कब हुआ था, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक, तो इसे पेश कब किया गया था, ये तो डेट हो गई, और पारित कब हुआ ये भी डेट हो गई। इसने पेश किया था, आप इसको भी ध्यान रखो, जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कह रहा है कि पारित कब हुआ था। पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो तो वहाँ डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो हम भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभु बनाने के लिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्दों का समायोजन किया गया है। तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और समाजवाद से बंधा हुआ है, समाजवादी, सपा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, आपने पढ़ा होगा। तो ये चारों सही है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था।
संवैधानिक निरंकुशता, ये क्या है भाई? इसमें जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था वो हुआ था 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये जो अधिनियम है, ये आरक्षण और शासन पर नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। और साथ ही साथ जो निरंकुशता है, वह हम कह सकते हैं कि जो शासन की संपूर्ण व्यवस्था इसी पर निर्भर करता है। शासन की संपूर्ण व्यवस्था पर शासन की संपूर्ण व्यवस्था पर निर्भर है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त होता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस योजना पर आधारित है? एक आपने अधिनियम पढ़ा होगा, अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इस अधिनियम में एक अनुसूची है सातवीं। और इसी सातवीं अनुसूची में कुछ सूचियां दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में उस समय कितने विषय थे 1935 के अधिनियम में, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये जो सूचियां हैं, सूचियों का जो विभाजन है, वही है शक्तियों का विभाजन। इसमें संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती में दोनों कानून बनाएंगे, है ना। तो ये सारा का सारा ये इंडिकेट करता है कि शक्तियों का विभाजन हो रहा है। तो यहां से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये तीसरा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां ये किसके पास होंगी? इस पर कानून कौन बनाएगा? ये गवर्नर जनरल के पास होंगी, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखो, यहां से भी एक प्रश्न हमारा बनता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं थी, जो इसमें बातें की गई थी, उन बातों में ये जो चार बातें हैं, इसमें एक बात नहीं थी। कौन है? पढ़ो जरा। इस दुनिया में अखिल, दुनिया नहीं है, अधिनियम होना चाहिए यहाँ। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है ये। विशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, मैंने अभी बताया था। विशिष्ट विषय, ये प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं। जो अविशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे, ठीक है। या गवर्नर जनरल ना दे तो वायस राय, इसे दिए गए थे। तो हमारा जो गलत होगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, बिल्कुल। ये जो 1935 का अधिनियम है, इसमें जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो प्रांतों में खत्म कर दी गई थी और केंद्र में लागू की गई थी। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही है। बहुत, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश भारत के संविधान का जो वर्तमान संविधान है, उसका अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं। 1947 का जो अधिनियम आया था उससे स्वतंत्रता मिली थी। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, बिल्कुल गलत है। माउंटबेटन प्लान जो आया था उसमें भारत विभाजन है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई थी, ये भी गलत है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा 44 का पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 45 नंबर। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू भारत में लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम में। और अखिल भारतीय संघ बनाने की व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1909 का जो ये अधिनियम है, इसमें क्या बात की गई थी? इसमें बात हुई थी सांप्रदायिक निर्वाचन की, ठीक है।
1919 के अधिनियम में क्या बात हुई थी? 1919 का जो अधिनियम है उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। 1935 का अधिनियम, इसमें प्रांतों से द्वैध शासन हटा के केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? 1935 के अधिनियम में कौन सा स्वीकार नहीं किया गया था? यही जो पहला ऑप्शन लिखा है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। लिखित संविधान की बात कहाँ की गई थी? लिखित संविधान की बात की गई थी आपके मिशन में, क्रिप्स मिशन में। कब आया था ये, क्या बता सकते हो आप? 23 मार्च 1942। याद रखिएगा, इसी को गांधी जी ने कहा था दिवालिया होने वाले बैंक का चेक। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, 47, भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी विशेषताएं बताओ। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू थी, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1919 में की गई थी क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो की गई थी 1909 में। 1909 में कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार, इसमें की गई थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ना। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर एक और तीन हो जाएंगे ये ऑप्शन। ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे, 48, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बजट पर बहस। ओके, बजट पर बहस। ठीक, ये जो इंडिया काउंसिल एक्ट है 1892, इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार हमें दिया गया था। और बजट पर बहस ही नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। साथ ही साथ बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे या फिर बजट पर बहस कर सकते थे हम लोग। और दूसरी बात, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो ये कथन और कारण में हमसे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स, इनको आप बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय की बात हो रही है। तो आपने एक एक्ट पढ़ा होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, और एक पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला जज था उसका नाम था मॉरिस ग्वेयर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1935 का अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। जैसे बर्मा भारत से अलग हो गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। जैसे प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन खत्म हो गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। केंद्र में केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम। भारत में आरबीआई साख नियंत्रण के लिए स्थापित हुई थी, कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम था। तो बहुत सारी बातें हैं। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो पहला अध्यक्ष था वो था एलिजा इम्पे। अब यहाँ देखो, संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, तो अभी मैंने बताया था 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था। लेकिन आपसे पूछे किस वर्ष, देखो, अगर आपसे पूछे अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था तो 1935। लेकिन आपसे पूछ ले कि कब स्थापित हुआ था, तो 2 साल बाद 1937 में। आंसर हो जाएगा 1937। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आपसे केवल और केवल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पूछा है। तो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है वो 1909 का
मार्ले मिंटो सुधार है। ठीक है। इसी सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर लिख लो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। 1892 यहां बजट पर बहस का अधिकार मिला था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1935 में क्या हुआ था? यहां प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। 35 में केंद्र में द्वैध शासन लागू। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल एकदम से रटी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, ये बदलेंगे नहीं अब, है ना। आगे हम लोग करेंगे नागरिकता, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद संघ राज्य संबंध, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे के सारे आप जितने भी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सब का एक उन सबको एक तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।